दोस्तों मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का टेक लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज सीटीटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है जो कि आपके सीटेट एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिए क्या कह रहा है पहला प्रश्न, कह रहा है कि नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन करें। यहाँ पे एक पंक्ति लिखी गई है और इसमें से सबसे उपयुक्त जो विकल्प है उसका चयन करना है। पंक्ति पढ़ लेते हैं पहले कि पूछो किसी भाग्यशाली से यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों देती न स्वयं, वसुधा निज रतन उगल है। इनमें से कौन सा वसुधा का समानार्थी शब्द है। वसुधा का मतलब दोस्तों क्या होता है, पृथ्वी होता है। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि वसुधा के समानार्थी शब्द कौन सा है। इसमें से वसुंधरा, महीप, वारिधि, जलधि। दोस्तों आपको बता दें कि वारिधि हुआ, जलधि हुआ, ये सभी क्या होते हैं, समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। जबकि यहाँ पे वसुंधरा जो लिखा गया है क्या है, वसुधा का समानार्थी शब्द है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा। सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। कि निर्देश सबसे सही विकल्प चुनना है। बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका होता है प्रश्नों के उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना, सुने हुए को दोहराने के लिए कहना, शब्द पढ़वाना। तो बच्चों की मौखिक भाषा का मतलब होता है कि बोलकर अपनी चीज़ों को या अपनी बातों को प्रेजेंट करना। का सतत आकलन मतलब लगातार आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना, बच्चे से विभिन्न संदर्भों में बातचीत करने से पता चल जाता है उसकी मौखिक भाषा, मतलब वो कितना जानता है, उसको कितना ज्ञान है। ये सारी चीज़ें दोस्तों विभिन्न संदर्भों में बातचीत करने से ही पता चलती है, न कि उससे लिखवाने से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मौखिक भाषा पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है। एकमात्र साधन है, एक महत्वपूर्ण संसाधन है, महत्वपूर्ण नहीं है, आखिरी संसाधन है। तो भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकें एक महत्वपूर्ण संसाधन होती हैं, क्योंकि इसी के जरिए अध्यापक को पता चलता है कि उनको क्या पढ़ाना है और बच्चों को पता चलता है कि उसे क्या अब पढ़ना है। सारी चीज़ें दोस्तों पाठ्य पुस्तकों के जरिए ही पता चलते हैं। इसलिए क्या है, पाठ्य पुस्तक एक महत्वपूर्ण संसाधन है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। सभी प्रश्न दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि नहीं है। कब दोस्तों व्याकरण शिक्षण के लिए कभी कभी पूछ लेता है कि सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है। तो व्याकरण शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त विधि होती है आगमन विधि होती है, क्योंकि इसमें पहले उदाहरण बताया जाता है फिर नियम की हो जाता है। जैसे अध्यापक अगर ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पे कुछ लिख दे, कह दे कि जैसे नदी, गंगा, पर्वत, पहाड़, ये सारी चीज़ें लिख दे और कह दे कि ये सब क्या है, इस संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, ये सभी क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराए, वही क्या होती है, संज्ञा होती है। तो आगमन विधि दोस्तों व्याकरण शिक्षण के लिए सबसे बेहतर विधि मानी जाती है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा कि व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। कक्षा अभिनय प्रणाली जो दोस्तों व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं होता, जबकि आगमन विधि, निगमन विधि जो होती है आगमन विधि की जस्ट अपोजिट होती है। अव्याकृति प्रणाली, सभी क्या होते हैं दोस्तों, ये तीनों क्या है, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त होती है, जबकि कक्षा अभिनय प्रणाली उपयुक्त नहीं होती है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 है दोस्तों। पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है। पाठ्य पुस्तक जो होती है भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है। व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराती है, भाषा के विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है, बच्चों का आकलन करती है, बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है। तो पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में दोस्तों मुख्यतः क्या सहायता करती है, भाषा के विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है, ताकि बच्चा जो होता है विभिन्न तरीके से भाषा को सीख सके या जान सके। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों। चोमस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है।
बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं। बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी होता है। तो चौमस्की कहते हैं कि जो बच्चा होता है, बच्चे में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। जन्म से लेके उसमें जो भाषा सीखने की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, क्योंकि बच्चा जहाँ पे रहता है, जैसे आपके कहीं पे अवधी बोली जाती है, अगर वहाँ पे बच्चा पैदा होता है तो उसको अवधी सिखाने की जरूरत नहीं होती है, तो खुद से अवधी बोलेगा। अगर अमेरिका में पैदा होता है तो वहाँ पे भाषा उसको सिखाने की जरूरत नहीं, वो अंग्रेजी में ही बात करेगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, जन्मजात होती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है। भाषा कक्षा का, भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्य पुस्तक का, समाज का। तो भाषा अर्जित करने में जो महत्वपूर्ण साधन है, या कह सकते हैं कि करने की प्रक्रिया में जो महत्व सबसे अधिक किसका महत्व है, समाज का। क्योंकि बच्चा जो होता है वो समाज में ही रह के सारी चीज़ें सीखता है, अपने परिवार में, आसपास पड़ोस में, जैसा वहाँ पे दोस्तों माहौल होता है, जैसा वहाँ पे भाषाएं बोली जाती हैं, वो वहाँ पे वैसी भाषा वो सीख लेता है। दोस्तों आप खुद देखे होंगे, कहीं भी बच्चा अगर कहीं ऐसे इलाके में रह रहा है कि जहाँ पे बड़ों से कोई मायने नहीं होता है बच्चे को बात करने का, तो बच्चा जब वैसे ही बात करता है। ठीक है, क्योंकि जैसा समाज रहेगा वैसा ही बच्चा उस प्रवेश में पलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसका होता है, समाज का होता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा। श्री गुरु चरण सरोज रस, निज मन मुकुर सुधार, बरनव रघुवर विमल जस, जो दायक फलचार। में छंद है, इसमें कौन सा छंद है, दोहा, चौठा, रोला या बरबई। दोस्तों इसमें कौन सा छंद है, इसमें दोहा छंद है। क्योंकि दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में क्या होती है, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि कभी पूछ लेता है कि दोहे का अपोजिट क्या होता है, तो दोहे का जस्ट अपोजिट चौथा होता है। और इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का अब क्या उद्देश्य है, क्या मतलब है। ठीक है, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना, बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध कराने में सहायता करना, गृह कार्य की सामग्री जुटाना। दोस्तों जहाँ पे बच्चों को याद करने की बात आ जाए वो एकदम ऑप्शन आपका गलत होगा। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने से बच्चों की अभिव्यक्ति को अवसर देना होता है कि बच्चा जो होता है कितने अच्छे तरीके से पाठ को सीखा है, और उसके अंत में जो अभ्यास दिए गए हैं या गतिविधियां हैं उसको कितने अच्छे तरीके से कर पा रहा है। तो मतलब इसका मतलब हो गया कि बच्चों को अभिव्यक्ति का अवसर दिया जा रहा है। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। समावेशी कक्षा ऐसी कक्षा होती है जिसमें सभी बच्चों का स्वागत होता है बिना किसी भेदभाव का। सामान्य रूप से जो क्लास होती है दोस्तों उसमें सभी बच्चों का स्वागत करना बिना किसी भेदभाव का, सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना, सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, सभी बच्चों से समान अपेक्षाएं रखना, विविध प्रकार के दृश्य ग्रंथ सामग्री का उपयोग करना। तो सभी बच्चों को समान गतिविधियों में शामिल करना या प्रोत्साहित करना, शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना ही क्या होता है, समावेशी शिक्षा का दोस्तों मेन लक्ष्य होता है, समावेशी कक्षा का। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि भाषा में आकलन पाठ के अंत में दिए अभ्यासों के माध्यम से होती है, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती रहती है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। तो दोस्तों जहाँ पे केवल की चर्चा की है उसका तुरंत गलत काट दीजिए। सिर्फ आपके पास दो ऑप्शन बच रहे हैं कि पाठ के अंत में दिए अभ्यासों के माध्यम से होती है या सीखने सिखाने के दौरान चलती है। भाषा में आकलन की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों वो सीखने सिखाने के दौरान ही चलती रहती है। जब आपको पढ़ाया जा रहा होगा भाषा उसी समय उसका आकलन होता रहता है, क्योंकि उसी समय भाषा से रिलेटेड जानकारी दोस्तों शिक्षक जो है बच्चों से पूछ के लेता रहता है। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि वाइगोस्की ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में किस पर बल दिया था। वाइगोस्की ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में किस पर बल दिया था, कक्षाई अभ्यासों पर, सामाजिक अंतःक्रिया पर, पाठ्य पुस्तकों पर, उचित आकलन पर। तो वाइगोस्की का मानना है दोस्तों बच्चा जिस समाज में रहता है वो ऐसी भाषा व सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा उसमें भाषा सीखने की प्रक्रिया होती है,
होता है। तो उनका मानना है कि वाइगोत्स्की ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में किसका महत्व दिया था? सामाजिक अंतर क्रिया का। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, आप विधि शब्द में कौन सा समास है? समास का संक्षेप, समास का अर्थ दोस्तों क्या होता है? संक्षेप होता है। और समास जो होता है मुख्यतः 6 प्रकार का होता है। अब यही समास जो होता है दोस्तों, अगर किसी भी शब्द का पहला पद कोई भी आपका उपसर्ग दिखाई दे, उपसर्गों की संख्या 22 होती है दोस्तों, उसमें से प्र, भर, कुछ भी कोई भी उपसर्ग आपको अगर दिखाई दे, अधि, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास होता है। अब तत्पुरुष समास क्या होता है? ऐसा समास, ऐसा शब्द या ऐसा समास जिसमें किसी भी शब्द का विखंडन करने पर उसके बीच में कोई भी कारक शब्द या चिन्ह आ जाए तो वहाँ पे क्या हो जाता है? तत्पुरुष समास होता है। और द्वंद्व समास, ऐसा समास जिसमें दोनों पदों की प्रधानता हो, वह क्या कहलाता है? द्वंद्व समास कहलाता है। और कर्मधारय समास में ऐसा शब्द जिसमें किसी भी शब्द का विखंडन करने पर उसके बीच में है जो या के समान शब्द आ जाए तो वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। और द्विगु समास क्या होता है? ऐसा समास जिसमें पहला पद क्या हो? संख्यावाचक हो जाए, वहाँ पे द्विगु समास होता है। तो आप बीती, तो यहाँ पे आप बीती मतलब आप पर बीती, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कारक शब्द यहाँ पे दिखाई दिया होगा कि आप पर बीती मतलब अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक यहाँ पे चिन्ह दिखाई दिया अधिकरण कारक का, तो यहाँ पे दोस्तों सीधा सीधा क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास होगा। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है कि पाठ्य पुस्तकों में दी गई सभी कहानियां कविताओं को कंठस्थ कराना। कंठस्थ करने की बात जहाँ जाए बिल्कुल गलत हो जाएगा। बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना, कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों के निरंतर परीक्षाएं लेना। तो प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक अपेक्षित क्या होती है? कि कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना, कि जो बच्चे भाषा सीख रहे हैं या भाषा उनको बताई जा रही है उस भाषा का प्रयोग बच्चे जो क्लास में तो करें ही, लेकिन क्लास के बाहर भी जहाँ पे भी जाए उस भाषा का प्रयोग जरूर करें और उसके लिए भाषा शिक्षक को प्रोत्साहित करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों कि संगीत से विशेषण शब्द बनेगा। संगीत से विशेषण शब्द बनेगा। विशेषण क्या होता है? ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाएं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण शब्द कहलाते हैं। तो संगीत से बनने वाला विशेषण शब्द क्या होगा? संगीतज्ञ होगा। क्या होगा दोस्तों? संगीतज्ञ होगा। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा।